हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो हमारा आज का क्वेश्चन होगा ये यूपी पीसीएस मेंस का स्पेशल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 होगा और ऑलरेडी हम 5 क्वेश्चंस की डिस्कशन कर चुके हैं जिसको आप यूपी स्पेशल प्लेलिस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो लोग मेंस लिखने जा रहे हैं, खास करके जो 2019 का मेंस लिखने जा रहे हैं यूपी पीसीएस, उन लोग के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अवश्य देखें ताकि आपको पता चलेगा कि पैटर्न किस तरह से होता है। इवन अगर आप मेंस नहीं भी लिख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चंस अवश्य देखने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश विशेष क्रम में आप मेरे बारे में देख सकते हैं कि 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें मैं हिंदी माध्यम से इंटरव्यू अपीयर हुआ हूँ। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया है, तो कृपया इसे जल्दी जल्दी कर दें। और सीधे हम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जल परिवहन की संभावनाओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण करें। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है, फिर से समझ लीजिए। जल परिवहन की संभावनाएं नंबर 1, दूसरा इसकी चुनौतियां, इसको आपको समझाना है। और जब आप चुनौतियां बताते हैं तो अंतिम में उसका निष्कर्ष में कुछ समाधान अवश्य बताते हैं। तो यही हमारा पैटर्न होगा। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप कई तरह के इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। कई लोग उत्तर प्रदेश में जल परिवहन की क्षमता बता सकते हैं कि इतने किलोमीटर नौवहन मार्ग है, जिनको याद है वो लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और ये जो प्रश्न है वो हमने जो डेली आंसर राइटिंग हमारा प्रोग्राम चलता है यूपीएससी स्पेशल, यूपी पीसीएस स्पेशल अभी जो चल रहा है, उस पर हमने इसको दिया था और लोगों ने बहुत अच्छे आंसर लिखे थे इसमें। और आई एम रियली हैप्पी कि सब लोगों ने लगभग अच्छा खासा आंसर, कंटेंट भी अच्छा था, कुछ लोगों ने कुछ इनोवेशन भी ट्राई किए थे, तो बहुत अच्छा आंसर लोगों ने प्रैक्टिस किया था इसके लिए। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि जल परिवहन क्यों उत्तर प्रदेश में लाभकारी होगा। आप बता सकते हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर सकता है, इसका पर्यावरणीय महत्व है, इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। मुख्य भाग में आपको नंबर 1 पे संभावनाएं बतानी है, क्या क्या संभावनाएं हैं। और जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर जो 5 हुआ था यूपी पीसीएस स्पेशल, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जब संभावनाएं पूछता है तो आप क्या बताते हैं, रिसोर्सेज कौन से हैं। ठीक है, यानी संभावना का मतलब है कौन से रिसोर्सेज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं जिससे यहाँ पे जल परिवहन हो सके। ठीक है, कौन से रिसोर्सेज हैं, या आप ये कह सकते हैं क्या पोटेंशियल का मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसे क्या फायदे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कैसे फायदे हैं, मतलब क्यों उत्तर प्रदेश में जल परिवहन विकसित किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप चीजों को सोच सकते हैं। चुनौतियां बताएंगे आप, चुनौतियां ढेर सारी चुनौतियां होंगी। हमारे पास वित्त नहीं होता है, तकनीक नहीं होता है, कुछ कॉमन चुनौती, एक जो स्पेशल चुनौती जो आपको ध्यान में रखनी होगी, एक पारिस्थितिकी चुनौती है कि जल परिवहन शुरू कर देंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। निष्कर्ष के तौर पे कुछ समाधान देंगे। और आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कई ढेर सारी योजनाएं चला रही है, जैसे नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 1110, ठीक है 110, ये उत्तर प्रदेश से जाता है यमुना नदी से। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, आंसर एग्जैक्टली देखते हैं क्या होना चाहिए। तो एक जो महत्वपूर्ण बात है इस प्रश्न में, आपको मैप अवश्य बनाना होगा। तो ध्यान में रखें, जो लोग मैप नहीं बनाते उन लोग के मार्क्स कटते हैं ऐसे प्रश्न में। मैप अवश्य बनाएं। मैप पे देखिए गंगा नदी सिंपल, और मैप नहीं होता है हमारा, मैंने ऑलरेडी बताया, हमारा होता है डायग्राम। हम एग्जाम में मैप नहीं बनाते क्योंकि मैप क्या होता है, टू द स्केल होता है, और हम डायग्राम बनाते हैं क्योंकि हमारा कुछ टू द स्केल नहीं था, हमें बस यूपी कुछ दिखाना है, यहाँ यूपी है, ऐसा कुछ है यूपी। चौकोर बना दीजिए, जिन लोगों को बिल्कुल ना है ना, उन लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे बना दीजिए कि यूपी है, एक गंगा नदी बह रही है और साथ में यमुना नदी बीच में कहीं मिल रही है। तो गंगा नदी नेशनल वाटर 1 का स्ट्रेच है यूपी में, और यमुना नदी नेशनल वाटर 110 का स्ट्रेच है यूपी में। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलमार्ग कौन से हैं। ठीक है, ये मैप में अवश्य दिखा दें। ठीक है, अब देखते हैं क्या शुरुआत मैंने की। जल परिवहन का सस्ता, ऊर्जा दक्ष, न्यून कार्बन फुटप्रिंट वाला साधन है, यह बात बता दिया। उत्तर प्रदेश के तीव्र विकास हेतु लॉजिस्टिक की दक्षता के संदर्भ में जल परिवहन की संभावना है। तो हमें तीव्र विकास करना है तो हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट न्यून करनी होगी। सीधी बात है, आपको पता होगा कोई भी चीज जो हम बनाते हैं उसका लगभग 15% हमारा लॉजिस्टिक में चला जाता है। इसको कम कर देंगे तो हमारी चीज की क्या हो जाएगी, कॉम्पिटिटिवनेस, यानी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी किसी भी सामान की। तीव्र विकास करना है, उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। ठीक है, इसको प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, ऐसा कुछ परिवहन का विकास करना होगा जिससे लॉजिस्टिक में कमी आए। तो मैंने बताया क्या संभावना है। तो हमारे पास यूपी में क्या है, वर्ष भर प्रभावित होने वाली गहरी नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, गंडक, कोसी। हमारे पास गहरी नदियां हैं जिसमें जल परिवहन संभव हो सकता है। दूसरा, नहरें और अन्य जल निकाय भी हैं, जैसे शारदा नहर। अन्य जल निकाय मतलब कुछ बड़े तालाब हो सकते हैं कि बहुत बड़ा तालाब हो, वहां पे जल परिवहन, जैसे उत्तर प्रदेश में रामगढ़ताल है,
तो रामगढ़ताल में भी आप देखेंगे इस एक साइड से दूसरे साइड जल परिवहन आराम से किया जा सकता है। इवन क्रूज, स्टीमर, ये सब अवश्य चलाए जा सकते हैं, ठीक है। तो पर्यटन का विकास यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक। प्रमुख शहर जैसे कानपुर, प्रयागराज गंगा नदी तथा लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, तो ये जो प्रमुख औद्योगिक शहर है इनको कनेक्ट कर सकता है जल परिवहन। तो ये एक प्रमुख संभावनाओं को जन्म देता है कि जो हमारे प्रमुख शहर हैं वहाँ पे ये जल के किनारे हैं। अवस्थित रहता है, इनके मध्य औद्योगिक एकीकरण तथा पर्यटन की संभावनाएं हैं। और आप चाहें तो अलग पॉइंट एक बना करके कह सकते हैं सांस्कृतिक संभावना भी है, क्योंकि जो प्रमुख सांस्कृतिक शहर हैं जैसे बनारस हुआ, ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं इलाहाबाद हुआ, ये भी क्या है, इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज हो गया, तो ये भी क्या है, ये भी जल निकायों के किनारे अवस्थित है, या फिर हम कह सकते हैं नदियों के किनारे अवस्थित है। चौथा जो संभावनाओं को और जन्म देता है कि इसमें बहुत ही न्यून निवेश चाहिए अत्यधिक। जैसे रोड के लिए आपको क्या करना रहेगा, पूरे रोड के बराबर भूमि अधिग्रहण करना होगा, ठीक है। तो इसमें जल परिवहन में ये सब की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल आपको पोर्ट्स बनाने होंगे स्थानीय स्तर पे, कहीं कहीं जगह पोर्ट्स बनाने होंगे। तो निम्न आवश्यकता था, सरकारी नीतियों द्वारा भी इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जल परिवहन को इसके द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अतः जल परिवहन की संभावनाएं और बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण मैंने बताया, विश्व बैंक की सहायता से जो जलमार्ग विकास परियोजना नेशनल वाटरवेज 1 पर चल रही है, ठीक है, नेशनल वाटरवेज 1 पर चल रही है, और मैंने मैप में दिखाई दिया था नेशनल वाटरवेज क्या है, ठीक। अब चुनौतियां क्या है, तो देखिए मैंने क्या किया, चुनौतियां बताई, साथ में एक केस स्टडी बना दिया नेशनल वाटरवेज 1, ठीक है, 1 की केस स्टडी बता दी कि क्या यूपी में कुछ चल रहा है। तो मैंने ये बता दिया कि यूपी में ऐसा कुछ प्रयास चल रहा है कि जल परिवहन को बढ़ावा दिया जाए, उसको मैंने केस स्टडी में देखिए किस तरीके से दिखाया। जल मार्ग 1 का एक बड़ा हिस्सा गंगा नदी में उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसके विकास हेतु वाराणसी में फ्रेट विलेज बनाया गया है, आप मल्टी मॉडल टर्मिनल भी इसको बोल सकते हैं, तथा विश्व बैंक की सहायता से जल मार्ग विकास परियोजनाएं चलाई जा रही है। मैंने बताया था नेशनल वाटरवेज पर 1 पर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसको मैंने क्या किया, एक केस स्टडी दिखा दिया, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, तो इससे क्या होता है, आपके 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। चुनौतियां मैंने क्या बताई, चुनौतियां क्या है, अवसादी मैदान है उत्तर प्रदेश में, आपको पता होगा गंगा यमुना का मैदान है, दोआब क्षेत्र है, अतः तीव्र हिमालयी नदियों से गादीकरण खूब होता है, तो उचित गहराई प्राप्त करने में समस्या आती है। जैसे बाढ़ आया तो बाढ़ में क्या हुआ, बहुत सारे गाद आ गए, है ना, और गाद आ गई तो जो नाव है वो धंस सकती है, ठीक है। तो हमारे पास गहराई सुनिश्चित करने का तंत्र नहीं है। दूसरा, निजी निवेश एवं जलयान संचालकों की अति न्यून संख्या है। भाई आपने जल मार्ग बना दिए लेकिन जलयान ही नहीं है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास जलयान संचालक ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा, निजी निवेश है नहीं। सिंचाई हेतु जल अपवर्धन कर देते हैं, तो जल की कमी हो जाती है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कृषि पर डिपेंडेंट है, तो हम क्या करते हैं, सिंचाई हेतु जल, जो मेन नदी है वहां से नहरें काट काट के निकाल देते हैं, तो क्या होता है, जल की कमी पड़ जाती है, यानी सूखा आ जाता है, इसको सीधी बात और सूखा लिख सकते हैं। अन्य कारणों में मौसमी वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है, तकनीक की अनुपलब्धता इत्यादि भी है। इसके अलावा एक जो 5वां कारण इंपॉर्टेंट होगा, जिनको कुछ लोगों ने आंसर में लिखा था, वो होगा इकोलॉजिकल फैक्टर। इकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब कुछ पर्यावरणीय कारक भी हैं जो चुनौतियां प्रदान करता है कि आप जल परिवहन चलाएंगे तो जो आप देखेंगे, जो डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन, ये सबको काफी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप ये चीजें अपने आंसर में 5 चुनौतियां बता सकते हैं, ठीक। अब हम लिखेंगे कि सरकार के प्रयास क्या क्या हैं। तो सरकार के प्रयासों में बता दिया मैंने, जलयानों की उपलब्धता हेतु फोकस पोर्टल, ये फोकल पोर्टल है, एक बार इसको चेक कर लेंगे नाम, ठीक है, फोकल पोर्टल है, फोकस नहीं है, फोकल पोर्टल है, ठीक है, एक बार इसको कंफर्म कर लें। ये क्या है, बेसिकली फोकल पोर्टल क्या है, ये ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पे आपको बताएगा कि ये जो हल्दिया वाला मार्ग है, जो वाराणसी से हल्दिया, सॉरी जो इलाहाबाद से हल्दिया वाला मार्ग है, इसका जो स्ट्रेच है पूरा, इस पर कहाँ जलयानों की उपलब्धता है। जैसे कई सारे जलयान संचालक होंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म पे, बेसिकली आप कह सकते हैं ओला उबर टाइप का प्लेटफॉर्म है, कि कहाँ पर उपलब्ध है, वो चीज यहाँ पे फोकल पोर्टल में बताई जाएगी। तथा जल मार्गों की गहराई की सूचना हेतु लेडीज पोर्टल, ठीक है, लेडीज पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। इसका देखिए फुल फॉर्म मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन ऐसे समझ लीजिए डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम ये है, ठीक है। ऐसे DIS का मतलब क्या रहा है, डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल बनाया गया है, ऐसे समझ लीजिए, है ना। शायद फुल फॉर्म इसका यही हुआ, लोकली अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी ऐसा हो। तो जो भी आप इस बात को समझिएगा कि लेडीज और फोकल पोर्टल चलाया गया है, किसके लिए, ये जो प्रॉब्लम्स थी, देखिए मैंने क्या बताया था, एक तो गहराई नहीं मिल पाती है, उचित गहराई प्राप्त करने में प्रॉब्लम है, दूसरा जलयान संचालकों की उपलब्धता कम है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास किए, मैंने वो बता दिया। अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, जलमार्गों की पहचान एवं विकास करने के लिए,
ठीक है। और उसने क्या किया, पहचान खूब ढेर सारी की है, जैसे फॉर एग्जांपल NW110, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब निष्कर्ष लिख दूंगा कि स्पष्ट है कि उपरोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ बढ़ावा दिया जाए। सड़क एवं रेल तथा वायु परिवहनों को जल मार्ग के पूरक के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा जल मार्ग को बढ़ावा दीजिए, लेकिन सड़क, रेल एवं वायु परिवहन को भी पूरक के रूप में विकसित करिए। ये बात मैंने बता दी, मतलब मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट को विकास करिए। ठीक है, कुछ और सुझाव भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास स्पेस और टाइम मौजूद है, या फिर अगर प्रश्न में स्पेशली पूछा गया कि सुझाव दें कैसे दूर किए जाएंगे, तो आप ये बता सकते हैं जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके ही समान क्या शुरू किया जाए, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ स्टेट यानी यूपी शुरू किया जाए, ये बनाया जाए। IIT कानपुर, BHU जैसी जो संस्थाएं हैं भारत में राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं जो यूपी में, उसमें क्या हो, जल परिवहन को, अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। आप देखेंगे IIT कानपुर गंगा नदी किनारे है, BHU भी गंगा नदी किनारे है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो पारिस्थितिकी चुनौती है, जो डेप्थ वाली चुनौती है, वो सब ये दूर कर पाए। ठीक है, तो जो शब्द सीमा और प्रश्न की मांग है उसके अनुसार आप ये कुछ सजेशंस और सामने से दे सकते हैं। ठीक है, ये सजेशन मेरे बिल्कुल इनोवेटिव सजेशंस हैं, तो ये मैंने खुद से सोचे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें आपको एग्जाम में 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला सकती हैं अगर एग्जामिनर को पसंद आ गया तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो लोग डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोग को ये प्लेटफॉर्म काफ़ी समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, और एक सूचना जो मैं बता दूं कि 10 अगस्त से हमारा UPSC और UPPCS 2020-21 के लिए भी प्रोग्राम शुरू होने वाला है आंसर राइटिंग चेकिंग का। ठीक है, तो उसकी जो एग्जैक्ट डिटेल होगी वो बाद में बता दी जाएगी, 4-5 अगस्त तक वो डिटेल फाइनलाइज हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग तरीके का प्लेटफॉर्म होगा 2020 के लिए अलग, इवन हम लोग कोशिश करेंगे उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो शुरू करेंगे आंसर राइटिंग की, जो 2021 वाले लोग हैं 1 ईयर में उनको पूरा सिलेबस केवल आंसर राइटिंग के थ्रू, पूरा सिलेबस, मतलब ऐसा नाम होगा GS थ्रू आंसर राइटिंग, पूरा GS थ्रू आंसर राइटिंग कंप्लीट करा दिया जाए, तो ये प्रयास होगा। ठीक है, तो कोचिंग जो संस्थान है जो इतना पैसा लेती हैं उसे बहुत ही कम पैसे, हमें लगता नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेंगे, इवन जो कोचिंग संस्थान का 1/5 आप समझ लीजिए इतना करीब की कॉस्ट होगी, और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा विद सही डायरेक्शन के साथ और सही कंप्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो और जो मेरे दोस्त हैं, कुछ जो इंटरव्यू दिए थे, कुछ जो लोग मेंस लिखे थे, वो लोग इसमें ऑलरेडी अब ऐड होना शुरू हो गए हैं, तो 2-3 लोग की हमारी टीम बन चुकी है, तो इससे क्या होगा, मेरा भी बर्डन कम होगा और सारे काम आसान हो जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे बताएंगे कि ऐसी चीज़ें शुरू होने वाली हैं। धन्यवाद।